नमस्कार दोस्तों, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। आइए आज वर्णमाला में आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण चल रहा था। पिछली क्लास में बताया था आपको मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर तो ये दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व तथा दीर्घ स्वर। जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है यानी छोटी मात्रा वाले स्वर तो उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है, तथा जिन स्वरों को बोलने में ज्यादा समय लगता है, ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपको उच्चारण काल के आधार पर। इसके बाद बताया था जीभ के भागों के आधार पर, यानी कि अग्र, मध्य और पश्च। अग्र भाग के हिसाब से जो आपके आगे जीभ के अग्र भाग से, आगे वाले भाग से बोले जाते हैं, वो अग्र भाग से। इसमें कौन कौन से आए थे? ई, ए, आय। दूसरा था मध्य के हिसाब से, यानी कि जीभ के मध्य भाग से कौन स्वर बोले जाते हैं, इसमें छोटा आया था। इसके अलावा जो बचे थे बताया गया था वो जीभ के पश्च भाग से बोले जाते हैं। अब देखिए इसके आगे, अब देखिए मुख द्वार या मुख विवर के आधार पर देखिए, इसमें पहला आता है विव्रत। ठीक है, विव्रत मतलब होता है ओपन। स्वरों को बोलने में या तो मुख खुला रहेगा या बंद होगा, या फिर आधा बंद आधा खुला रहेगा, या आधा बंद आधा खुला रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से स्वरों को बोलने में मुख काम करता है। तो विव्रत, विव्रत वो होता है ओपन जिसमें कि आपका पूरा मुख खुलेगा, जैसे कि आ। जब आप बड़ा आ कहेंगे इसमें आपका पूरा मुख खुलेगा, तो विव्रत में कौन आता है? बड़ा आ। इसके बाद आता है अर्ध विव्रत, यानी कि हाफ ओपन, जिसमें कि आपका आधा मुख खुला रहेगा। इसमें आते हैं छोटा आ, आय, आओ तथा ओ। देखिए, अर्ध विव्रत यानी कि जिसमें आधे से ज्यादा मुख खुला रहता है, तो आ, आय, आओ, औ। इसके बाद अर्ध समृत, यानी कि हाफ क्लोज। ये समृत मीन्स होता है क्लोज, और अर्धसमृत मीन्स हाफ क्लोज। देखिए, चाहे आप कहेंगे इसमें विव्रत और समृत, चाहे आधा मुख खुला रहे चाहे आधा मुख बंद रहे, बात तो एक ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आधा मुख खुले रहने का मतलब है आधे से ज्यादा इसमें मुख खुला रहेगा जब जी इन स्वरों का उच्चारण करेंगे आप, लेकिन हाफ क्लोज में आपका आधे से ज्यादा मुख बंद रहेगा जब आप इनका उच्चारण करेंगे। इसमें आता है ए और ओ, हाफ क्लोज में। इसके बाद समृत, जो भी बचे हैं वो समृत में आएंगे। देखिए, बड़ा आ हो गया, छोटा आ हो गया, आय हो गया, आओ हो गया, औ हो गया, ए हो गया और ओ हो गया। अब आएगा आपका ई, बड़ी ई, ऊ और बड़ा ऊ, इसमें आ जाएगा। जब भी ई ऊ बोलेंगे तो मुख आपका बंद रहेगा, चाहे आप बोल के देख लीजिए। अब देखिए याद कैसे करेंगे इन्हें, तो पहले इसे याद करना बताता हूं कैसे याद होगा ये।
अर्धसमृत यानी क्लोज बंद। तो बुंदेलखंड में छोटे छोटे बच्चे ओए का प्रयोग करते हैं। ओए, तो ओ याद रखना, ओए, ओ और ए, ओए। तो ये हाफ क्लोज में रहेगा यानी कि आधा बंद, और हाफ ओपन में आ, आए, आओ, औ। तथा विव्रत यानी कि ओपन, पूरा मुख ओपन रहेगा। ये तो आपको याद हो गया होगा, बड़ा, केवल बड़ा आ ही है जब आप बोलते हैं आ, तो उसमें पूरा मुख खुलता है। इसके अलावा किसी भी स्वर में पूरा मुख नहीं खुलता है। और समृद्ध याद कर लीजिए, समृद्ध यानी कि क्लोज में आते हैं ई, ई, उ, उ। तो इसके अलावा जो बचे हैं वो अर्ध विव्रत में आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार आपको याद हो गया होगा। अब देखिए, होठों के प्रयोग के आधार पर, ठीक है, जब भी स्वर बोलते हैं तो होठ का प्रयोग होता है। और होठ का प्रयोग दो प्रकार से होता है, या तो होठ गोल होते हैं यानी कि व्रतमुखी हो जाते हैं, व्रत कैसा होता है गोल, या फिर आवृतमुखी हो जाते हैं, आवृतमुखी। तो किन स्वर को बोलने में होठ व्रतमुखी होते हैं? तो देखिए, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ और ओ। इन स्वरों को बोलते समय होठ व्रतमुखी या गोल होते हैं। तथा आवृतमुखी, छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ए, आय। ठीक है, इनको बोलने में जो होंठ होते हैं वो व्रतनुमा नहीं बनते हैं, तो ये आते हैं आवृतमुखी में। ठीक है, अब देखिए, हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, देखिए, कुछ स्वरों के बोलने में हवा केवल मुंह से निकलती है, और कुछ स्वरों के बोलने में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। तो जिसमें भी नाक से निकलती है मुंह के साथ साथ वो कहलाते हैं अनुनासिक। ठीक है, और जिन स्वरों के बोलने में केवल हवा मुख से निकलती है या मुंह से निकलती है और नाक से ना निकलती है, तो वहां आता है निरनुनासिक। अब देखिए, अनुनासिक में कौन आते हैं? आ के ऊपर चांद बिंदी, ई के ऊपर चांद बिंदी। ठीक है, और निरनुनासिक में कोई भी जिनको बोलने में हवा नाक से ना निकले वो निरनुनासिक, आ, ई, उ। ठीक है, जब चांद बिंदी लग जाती है इसमें नाक की ध्वनि निकलने लगती है, और जहां नाक की ध्वनि निकलती है तो हमेशा हवा मुख के साथ साथ नाक से भी निकलेगी, याद रखिएगा। अब देखिए, घोषत्व के आधार पर पहले समझिए कि घोषत्व क्या होता है। घोष, जिसे सघोष कहा जाता है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक अघोष, दूसरा सघोष। सघोष को ही घोष कहा जाता है। जब हम बोलते हैं तो हवा हमारी स्वतंत्रियों से निकलती है, तो स्वतंत्रियों में कंपन होने लगता है। तो जब ज्यादा कंपन होता है तो उसे सघोष कहते हैं, तथा जब कंपन होता है जिस स्वर को बोलने में उन्हें अघोष कहा जाता है। ठीक है, घोष या सघोष यानी कि स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन होना है। तो सभी स्वर हैं वो सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष में आते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए, प्राणत्व के आधार पर, अब ये प्राणत्व, प्राण क्या होता है? प्राण का मतलब होता है एनर्जी,
ऊर्जा या फिर हवा। इसका मतलब क्या होता है? हवा। तो इसमें देखिए हवा का खेल है। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं जी, एक अल्प प्राण, दूसरा महाप्राण। समझिए अल्प प्राण महाप्राण क्या है। अल्प मतलब कम, प्राण मतलब हवा। जिन स्वरों को बोलने में हवा कम निकलती है वो अल्प प्राण में आते हैं, तथा जिन स्वरों को बोलने में हवा ज्यादा निकलती है वो महाप्राण में आते हैं। तो सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। जितने भी स्वर होते हैं सभी अल्प प्राण में आते हैं। इससे याद रखिए, घोष में देखा जाए सघोष होते हैं, लेकिन प्राण में देखा जाए तो अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद व्यंजन भी आएंगे, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण।